दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। आज हम लोग बिहार के जो इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें आधुनिक बिहार का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। आधुनिक बिहार के इतिहास को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखे थे बिहार में यूरोपियन का आगमन और बिहार के अलग प्रांत की मांग। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 1857 और बिहार में प्रमुख विद्रोह, जनजातीय और अन्य। ठीक, तो और वीडियो आप लोग अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को में आप लोग लास्ट तक बने रहिए, तभी जाके वीडियो आपको लगेगा कि हाँ, पीपीएससी या सीडीपीओ या कोई भी एग्जाम में जहाँ बिहार स्पेशल की अधिकता होती है, वहाँ पे आप लोग को लाभदायक हो जाएगा। जहाँ पे एक नंबर 2 नंबर का बिहार पूछता है, वहाँ पे बिहार पढ़ने से कोई फायदा भी नहीं होगा। ठीक, क्योंकि उतना ज़्यादा पढ़िएगा और एक नंबर पूछे उससे अच्छा दूसरे सेक्शन में मेहनत कर लीजिएगा उतना, तो आपको 10-12 नंबर मिल जाएंगे। चलिए, अब आते हैं हम लोग। पटना गोलघर का निर्माण जॉन कॉस्टिन ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में कराया था। उस दिन हम पढ़ाए थे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट छूट गया था। थ्योरेटिकल पढ़ते हैं लेकिन हमको फैक्ट भी देखना है, क्योंकि थ्योरेटिकल के साथ साथ फैक्ट याद रहना जरूरी है। कोई भी एग्जाम हो विशेष लेवल तक, चाहे कोई भी एग्जाम हो, फैक्ट तो चाहिए ही थ्योरी के साथ साथ। तो थ्योरी उस दिन बताए थे आप लोगों को, कुछ फैक्ट छूट गया था तो उसको आप लोग याद कर लीजिए। चलिए, तो पटना गोलघर का निर्माण जॉन कॉस्टिन के शासन काल मतलब जॉन कॉस्टिन ने कराया था। तो गवर्नर जनरल कौन था उसमें बंगाल का, तो आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ये बात याद रखिएगा। ठीक, तो पटना गोलघर का निर्माण कब हुआ था, तो ये 1786-87 में हुआ है। कौन कराया है, तो जॉन कॉस्टिन कराया है। किसके शासनकाल में कराया गया है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। सलाह कौन दिए थे, तो जॉन शोर दिए थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी जो अंग्रेज यात्री थे, वो पटना में शाहजहां के शासनकाल में आए थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट आते हैं पटना सिटी में डेन फैक्ट्री जो है की स्थापना 1774 ईस्वी में स्थापित हुई थी। अब यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं कि पटना में जो है कौन कौन फैक्ट्री कब कब स्थापित हुई है। तो आपको जो पुर्तगाली है उनका तो साक्ष्य नहीं मिलता है कि कब उन्होंने फैक्ट्री स्थापित किया है। ठीक, तो उसके बाद आपको आगे हम देखते हैं, पुर्तगाली का साक्ष्य नहीं मिलता है। ब्रिटिश जो है 1720 ईस्वी में पटना में क्या आलमगंज में फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन असफल हुआ था, तो ये भी आपको अनसक्सेस हुआ। नेक्स्ट अटेम्प्ट जो है आपको 1732 ईस्वी में डच लोगों के द्वारा लिया गया। डच मीन्स नीदरलैंड या हॉलैंड बोलिए। इन्होंने पटना में प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया, जो आपको पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत है वर्तमान में, याद रखिएगा। उसके बाद अंग्रेज लोग फिर प्रयास किया और 1751 ईस्वी में आलमगंज में ही अपना फैक्ट्री स्थापित कर लिया, याद रखिएगा। ठीक, तब अगर डेन मीन्स डेनमार्क वाले ने अपना फैक्ट्री 1774 ईस्वी में स्थापित किया। तब सबसे पहले फैक्ट्री कौन स्थापित किया बिहार में, तो डच किए। उसके बाद कौन किए, तो ब्रिटेन किए। उसके बाद कौन किए, आपको डेन की फैक्ट्री स्थापित हुई थी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ हिच था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा ये बात। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, मीर कासिम ने मुंगेर में बंदूक एवं तोप बनाने का कारखाना खोला। बहुत अच्छा बात है। मीर कासिम ने अपना राजधानी जो था मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया था, ये बात आप लोग याद होगा। मीर कासिम आपको मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब बना था, जिनको बाद में अंग्रेजों ने हटा के फिर से मीर जाफर को बना दिया था। ठीक, मीर कासिम जब अंग्रेजों ने इन्हें आपको नवाब के पद से हटा दिया, उसके पहले भी अनबन था, तो क्या किया, आपको शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट थे, दोनों आदमी को एक करके और तीनों सेनाएं, बंगाल के जो पूर्व नवाब रहे मीर कासिम, इनकी सेनाएं और आपको शुजाउद्दौला की सेनाएं और ये आपको अंग्रेज और मुगल वंश का मतलब मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, तीनों आदमी बक्सर के मैदान में भिड़े अंग्रेजों से। अंग्रेज और इनकी लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेज विजय हुए। अंग्रेजों के सेनापति उसमें समय कौन था, तो हेक्टर मुनरो था। याद रखिएगा। ठीक, तो आपको बक्सर का जो युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में, उसमें विजेता कौन बना, अंग्रेज
हारा कौन? तो आपको गठबंधन, उस गठबंधन में कौन कौन शामिल था? तो उस गठबंधन बक्सर के युद्ध के बाद में ही आपको इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसमें 2 संधियां होती है। एक संधि जो हुई है मुगल वंश शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था, मुगल सम्राट, और अंग्रेज शाह आलम द्वितीय के बीच जो संधि हुई थी, उसी संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल, उड़ीसा और बिहार में दीवान प्राप्त हुआ। और एक संधि आपको जो अवध के नवाब थे शुजा-उद-दौला और अंग्रेज के बीच हुआ था। दोनों इलाहाबाद की संधि 2 अलग अलग व्यक्तियों के बीच में अंग्रेजों के साथ हुआ था। चलिए अब हम यहाँ पे हाँ एक और, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट जो थे वो कौन थे? जॉन फ्रांसिस ग्रांड थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये आपको विदेशी यात्री का सूची है जो बिहार में विभिन्न समय पे आए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, तो इसको हम लोग को देख लेना चाहिए और याद भी रहना चाहिए, ठीक है। तो हम आते हैं मुल्ला बहाने, ये 19वीं शताब्दी में आए थे बिहार, अंग्रेजी शासनकाल में। यह एक ईरानी धर्म आचार्य थे, ठीक। ये बिहार के विभिन्न क्षेत्रों मुंगेर, भागलपुर, पटना, सासाराम, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। ये बस याद रख लीजिएगा कि मुल्ला बहानी कहाँ के हैं? तो ईरानी के हैं, ईरान के रहने वाले हैं। इन्होंने पटना को स्वर्ण कहा। पटना को मतलब पटना जो है वो भारत का सोना, भारत का सोना है, ऐसा इन्होंने बात कहा था, ठीक। बाकी सब छोड़ दीजिए। रैलफ फिच या एलफ फिच 1585 या 81 ईस्वी में पटना आए थे। इस समय मुगल या दिल्ली पर किसका राज चलता था? मुगलों का। राजा कौन था? अकबर का शासनकाल आपको रहा है 1656 से लेकर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक, उसी बीच ये है। तो आपको राला फिच या एल फिच कब आए हैं? तो अकबर के समय शासनकाल में। इसने मुगल साम्राज्य का भ्रमण किया, तब बंगाल जाने के क्रम में बिहार को पहुंचे। बिहार आने वाला यह प्रथम अंग्रेज यात्री था। ये बात आप लोग को याद रखना होगा कि बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? तो राला फिच या एल फिच थे। इसने पटना के वस्त्र, अफीम, चीनी उद्योग, बाजार, नगर व्यवस्था आदि के बारे में उल्लेख किया है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं पीटर मुंडी जो है आपको 1628 से 34 में बिहार पहुंचे। उस समय बिहार में शासन किनका चलता? मुगलों का। अब मुगलों का राजा कौन था? शाहजहां का शासनकाल 1627 से 28 से लेके 1657-58 तक रहा, ठीक है। तो उसी बीच पीटर मुंडी आए थे और ब्रिटिश अधिकारी के रूप में यह 1628 से लेकर 1634 ईस्वी तक पटना रहा। 1632 ईस्वी में यह 1632 ईस्वी में पटना आया तथा वहां के लोगों के रहन सहन के बारे में जानकारी इसको मिलता है। वहाँ के निवासियों के, नगर निवासियों के रहन सहन के बारे में जानकारी देता है, ठीक। तो आपको यह ब्रिटिश अधिकारी के रूप में आपको 5 साल रहे हैं, जिसमें 1632 ईस्वी में पटना आते हैं। इसने आपको जो पटना में शहर के लिए नाव रहता है गंगा नदी में, उसके बारे में उल्लेख किया है और 20-30 पतवारे का उल्लेख किया है कि इन्होंने यहाँ पे रहते थे, ठीक। चलिए मनुची जो है औरंगजेब के समय भारत आया था। यह इटली का यात्री था। यह पटना के वाणिज्य के बारे में, व्यापार के बारे में बताया अच्छा खासा से। मनरिख जो है ये याद रखिए कहाँ के रहने वाले हैं, किसके शासनकाल में भारत आए हैं, बिहार आए हैं, बस इतना ही याद रखना है आपको। मनरिख जो है 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पटना आया। पटना के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र बताया इसने, ठीक। तो यहाँ से सूती वस्त्रों का निर्यात ईरान तथा मध्य एशिया तक किया जाता है, ये भी इसने उल्लेख किया है। इसने पटना की आबादी 2 लाख बताई है, ये याद रखिएगा। मैनरिक ने पटना की आबादी 2 लाख बताई है, ये बात याद रखिएगा। चलिए मैनरिक कहाँ का, कब आपको पटना आया था, ठीक।
तो ये आपको डेट यहाँ पे दिया नहीं है, तो उसका पीछे मत जाइएगा। बस मैंड्रिक याद रखिएगा, पटना की आबादी 2 लाख बताया है, इसको याद रखिएगा। जर्मन मार्शल जो है ये अंग्रेज है, जॉन मार्शल, ठीक है। मैंड्रिक भी अंग्रेज है। औरंगजेब के शासनकाल में भारत आए हैं। यह अंग्रेज यात्री पेशे से चिकित्सक था। मोस्ट में भी है, मार्शल के बारे में याद रखिएगा। यह पेशे से क्या था? चिकित्सक था, जिसने 17वीं शताब्दी में पूर्वाध में पटना की यात्रा किया। इसके समय में 1771 का भीषण अकाल पड़ा था, उसी के आसपास से आया होगा जो अकाल पड़ा था 1670 में जो अकाल पड़ा था। अच्छा, इस समय औरंगजेब शासन कर रहे थे। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब है? तो 1658 से लेकर आपको 1707 तक रहे हैं, उसी बीच पटना आए हैं। तो इनके समय पटना में जो अकाल पड़ा था उसके बारे में उल्लेख किया है। इसने नगर की बनावट, रहन सहन, संगीत, फकीरों की चर्चा आदि किए हैं। तैवर्णीय और तैवर्णीय कहिए या तैवर्णीय कहिए, ये 1665 से 1666 इस समय भी औरंगजेब थे, ये भारत की यात्रा किए थे उस समय। इसने बिहार को प्रशासनिक व्यवस्था, लगान और व्यापार का वर्णन किया है। तैवर्णीय क्या थे? एक फ्रांसीसी यात्री थे, ये बात याद रखिएगा। इसने डच व्यापारियों द्वारा सोने के व्यापार किए जाने का उल्लेख किया है। तो ये किसके तैवर्णीय किसके शासनकाल में बिहार आए थे? औरंगजेब के समय में। कहाँ के निवासी हैं? तो फ्रांस के, ठीक है। ये लाइन याद रखिएगा कि इसने डच व्यापारियों द्वारा सूर्य के व्यापार किए जाने का उल्लेख किया है। बिहार उस समय मतलब जब यूरोपियन कंपनी बिहार में आई तो अफीम और सोरे के लिए प्रसिद्ध था। सूती वस्त्र का भी निर्यात होता था, लेकिन अफीम और सोरा के लिए प्रसिद्ध था। बिशप हीवर ये आपको अंग्रेजी शासनकाल में बिहार है 1824 ईस्वी में। यह अंग्रेज पादरी था जिसने गंगा नदी मार्ग द्वारा यात्रा करते हुए बिहार के अनेक शहरों की यात्रा किया। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। हाँ, अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट ये आपको बता दिए। हाँ, बिहार में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष, बिहार में टॉपिक हमारा होगा अब नया, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था खत्म हो गया। बिहार में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष, आप लोग को हम क्या बताएंगे? बिहार में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष। अब देखिए, गौहर का अभियान, ये अली गौर वही है जो बाद में आपको शाह आलम द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। तो इनका बिहार से कुछ खासा नाता है, तो हो सकता है एग्जाम का पार्ट बन जाए, तो आइए हम लोग इसको देखेंगे। तो अली गौर के अभियान, मार्च 1759 ईस्वी में मुगल शाहजहां अली गौर ने बिहार पर चढ़ाई की, याद रखिएगा। प्रथम चढ़ाई कब किया है? 1759 ईस्वी में। मगर क्लाइव ने उसे वापस जाने पर बात कर दिया। इसी बीच मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हो गई और आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हो गई और अली गौर ने खुद को सम्राट घोषित कर शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण की। मतलब अली गौर जो राजकुमार है पटना में अटैक किए हैं और उसके बाद कलाई उनको बाहर भेज देता है। 1759 ईस्वी में अटैक किए हैं, ठीक। लेकिन आगे क्या कहानी में मोड़ होता है कि जो मुगल सम्राट जो थे दिल्ली में, आलमगीर दो, उनकी मृत्यु हो जाती है इसी बीच। तो क्या होता है, आपको अली गौर जो है, आलमगीर नहीं है, अली गौर जो है अपने आप को शाह आलम द्वितीय की उपाधि देते हैं और दिल्ली के शासन में बैठते हैं, ठीक। तो अब दिल्ली में नहीं शासन में बैठेंगे, पटना में बैठेंगे, याद रखिएगा। मगर उसका विरोध मुगल दरबार के शक्तिशाली वजीर ने किया और दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया, ठीक, नहीं करने दिया। शाह आलम दो अवध और बिहार के क्षेत्र में कुछ समय तक भटकता रहा। फ्रांसीसी जॉन लॉ एक सेनापति थे के सहयोग से एक बड़ी सेना के साथ उसने पटना पर फिर से आक्रमण किया, लेकिन मेजर बॉक्स ने समय पर कार्रवाई करके शाह आलम द्वितीय को बिहार से वापस लौटने पर फिर से बात कर दिया, लौटा दिया। तो फ्रांसीसी लॉ का नाम आप लोग याद कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, मेजर बॉक्स का नाम आप लोग याद कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, बस इतना याद रखिएगा। फिर दोबारा चढ़ाई किए हैं शाह आलम द्वितीय। 1761 ईस्वी में शाह आलम का तीसरा अभियान हुआ। इस बार अंग्रेजों के हाथ पराजित हुआ और फ्रांसीसी जो जनरल लॉ है उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए, और ये आपको पराजित हो गए, इनको भी औरंगजेब ने बंदी बना लिया। शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया जब
पराजित हो गए तो शाह आलम क्या हुआ, अंग्रेजों का अपने आप को अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिए। पटना में अंग्रेजों के सहयोग से शाह आलम द्वितीय का विधिवत राज्याभिषेक हुआ 1761 ईस्वी में। ठीक है, तब कौन ऐसा मुगल सम्राट जो है जिनका राज्याभिषेक पटना में हुआ है, तो आपको ये हो जाएंगे शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। इसके पहले आपको फॉरेक्विस्चर का भी हो चुका है, तो उसको हम जब मेडिवल पढ़ाएंगे ना वहाँ पे इसका चर्चा कर देंगे। तो इनका यहाँ पे राज्याभिषेक हुआ किनका, शाह आलम द्वितीय। चलिए, पटना के मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच युद्ध 1763 ईस्वी में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी अधिकारी समरू नवाब का साथ दिया, लेकिन अंततः नवाब पराजित हुआ। अब देखिए, इसी बीच क्या होता है, बक्सर का युद्ध के पहले पटना पे भी अटैक करते हैं मीर कासिम। ठीक, लेकिन क्या हुआ, एक किनके सहयोग से, तो फ्रांसीसी अधिकारी समरू के सहयोग से, लेकिन ये पराजित हो जाते हैं। कौन, मीर कासिम। उसके बाद फिर गठबंधन बनाने के लिए चल पड़ते हैं लखनऊ की तरफ। तो ये रफली याद रखिएगा कि पटना में मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच जो हुआ एलिसा युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में आपको नवाब पराजित हो गए हैं मीर कासिम। नेक्स्ट आइए, बिहार में हुए प्रमुख विद्रोह को हम देखने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग सबसे पहले संथाल विद्रोह। क्या देखेंगे, संथाल विद्रोह। यह विद्रोह 1700, देखिए यहाँ से क्वेश्चन एक न एक कभी ना कभी बनते रहे हैं, तो आपको हम कोशिश किए हैं कि सब कुछ आप लोग को बता दिया जाए कि आप लोग का क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक, तो यह विद्रोह 1755 से 56 ईस्वी में राजमहल के पहाड़ी दामन एक कोह में सिंधु कान्हो और चांद भैरव, चारों भाई थे, सिंधु कान्हो चांद भैरव, मुख्य जो थे सिंधु कान्हो थे, उन्हीं ने नेतृत्व किया था। तो यह विद्रोह आपको कब हुआ था, संथाल विद्रोह 1755 से 56 ईस्वी में राजमहल के पहाड़ी, जो आपको पश्चिम बंगाल और झारखंड में पड़ता है। ठीक है, बिहार में कुछ पार्ट अभी नहीं पड़ते हैं, बॉर्डर सीमा मिलता है उसका भागलपुर से। तो राजमहल के पहाड़िया, जिस क्षेत्र को दामन एक कोह के नाम से भी हम जानते हैं, संथाल जहाँ पे रहते थे उस क्षेत्र को दामन एक कोह के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्षेत्र में सिंधु कान्हो चांद भैरव ने नेतृत्व में हुआ था। कौन सा विद्रोह, तो संथाल विद्रोह। मोस्ट विद्रोह, इसका तत्कालिक कारण एक अंग्रेजी दरोगा की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि ये दरोगा अत्याचार कर रहा था। कहानी लंबा है लेकिन मेंस व्यू से है, उसको बताने से यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है, तो नहीं बताएंगे भाई उसको हम यहाँ पे। इसके बाद जब अंग्रेजों की एक अंग्रेज दरोगा की हत्या, अत्याचार से तंग आकर एक संथाल ने एक अंग्रेज दरोगा की हत्या कर दिया। उसका डर से 6000 के लगभग संथाली भागनेडी ग्राम में इकट्ठा हुए। ठीक, और वहां पे विद्रोह प्रारंभ करने की घोषणा किया गया। विद्रोह प्रारंभ करने की घोषणा किया गया, नेतृत्व सिंधु और कान्हो के द्वारा ले लिया गया। और सिंधु इसमें समय एक बात बोलते हैं कि कल ठाकुर बाबा, मतलब उनके भगवान को ठाकुर बाबा के नाम से जानते हैं, तो ठाकुर बाबा मेरे सपनों में आए हैं। उन्होंने भी कहा है कि हम तुम लोग का साथ देंगे दिक्कू को बाहर भेजने में। अब आप लोग का एक प्रश्न होगा कि भाई दिक्कू है कौन। तो दिक्कू जो जितने जनजाति क्षेत्र हैं उसमें रहने के लिए आए बाहरी लोगों को दिक्कू कहा जाता था। ठीक, यहाँ पे मैदानी क्षेत्र से गए लोग भी होते थे, अंग्रेज भी होते थे। तो दिक्कू और अंग्रेजों को बाहर की करने में हम सहयोग देंगे, ये ठाकुर बाबा सिंधु के सपना में कहे थे, उनका कहना था। उसके बाद विद्रोह शुरू हुआ। विद्रोह शुरू हुआ, अंग्रेजों को मारना, दिक्कू को भगाना, पुलिस थानों को जलाना आदि का कार्य हुआ। विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बानो के नेतृत्व में 10 सैन्य टुकड़ियां पहुंची, लेकिन मेजर बानो मारे गए। याद रखिएगा। तो संथाल विद्रोह को दबाने के क्रम में कौन सा अंग्रेज सिपाही मारा गया, तो मेजर बानो मारा गया। ठीक, मेजर बारो। अंततः कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमस और लेफ्टिनेंट रीड के नेतृत्व में विद्रोह को दबा दिया गया। तो ये आप लोग रफली याद कर सकते हैं कि अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमस और रीड के नेतृत्व में विद्रोह को दबा दिया गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जितना फैक्ट बन सकता था आप लोग को पीटी के एग्जाम में उसको हम बता दिए। उससे अधिक जरूरी नहीं है आप लोग को, मेंस में जरूरी है तो मेंस यहाँ पे नहीं पढ़ना है, हम लोग को पीटी पर है। बिरसा आंदोलन। तब बिरसा का जन्म जो है 1875 ईस्वी में रांची के तमार थाना में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, तमार थाना के अधीन चालकंद गांव में हुआ था। इसने अंग्रेजों की अध्ययन कर ईसाई धर्म
से परम में जुड़े थे। मतलब बिरसा जो थे अंग्रेजी का अध्ययन किया और ईसाई धर्म से परम से ही जुड़े थे। बाद में गुरु आनंद पांडे के संपर्क में आने के बाद हिंदू धर्म को भी शिक्षा लिया। उसके बाद क्या हुआ, बिरसा ने नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार और एक स्वाद का उपदेश दिया। अब देखिए बिरसा अपने मतलब अनुयायियों को, अपने चाहने वालों को नैतिक आचरण मतलब पाप नहीं करो, शराब नहीं पियो, आत्मा का शुद्ध रखो, ऐसी बात बोलते थे। किसी को टॉर्चर नहीं करो, ये आपको नैतिक आचरण हो गया। और आत्म सुधार में शराब मत पियो, मांसाहार से दूर रहो, ये बात करते थे। ठीक। और एक स्वाद का उपदेश दिया। मतलब बहु ईश्वरवाद नहीं, एक ईश्वरवाद, मतलब एक ईश्वर को मानो। मतलब उनके अनुसार अनेक देवताओं, जनजाति लोगों में बोंगा को छोड़ के आप क्या कीजिए, सिंह बोंगा को स्वीकार कीजिए। ठीक। तो ये एक स्वाद पर बल दिए, याद रखिएगा। किनको छोड़ने के बाद बोल रहे थे, बोंगा, मतलब अनेक देवता को छोड़ दीजिए और एक देवता मतलब सिंह बोंगा को आप एक्सेप्ट कीजिए, इनकी पूजा कीजिए। इनके आशीर्वाद से हम लोग के यहाँ खुशहाली आएगी, अंग्रेज और दिक्कू बाहर जाएंगे, इनसे लड़ने में हमें मदद मिलेगी, ये बात याद रखिएगा। उसने ब्रिटिश सत्ता के अस्तित्व को अस्वीकार करते हुए अपने अनुयायियों को सरकार को लगान न देने का आदेश दिया। आदेश आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता से सरकार को चिंता हुई और 14 अगस्त 1895 को बिरसा को अचानक गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि सरकार विरोधी काम कर रहे थे। लेकिन महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में 1858 ईस्वी में 1898 बिरसा को छोड़ दिया गया। मतलब 1895 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और 1898 में इनको छोड़ दिया गया, ये बात याद रखिएगा। 1858 में इनको छोड़ दिया गया। ठीक, चलिए उसके बाद फिर से इन्होंने विद्रोह की बिगुल फूंक दिया। 1858 में रिलीज होकर आया। उसके बाद जेल से रिहा होने के बाद बिरसा ने गया मुंडा को सैन्य नेतृत्व में विद्रोह शुरू करने का आदेश दिया और नारा दिया। देखिए गया मुंडा इनके सेनाध्यक्ष थे, तो इनके नेतृत्व में विद्रोह शुरू करने का आदेश दिए। कौन? बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, धरती आबा। बिरसा मुंडा आपको एक ऐश्वर्यवाद को बढ़ावा देते थे। मतलब बोंगा को त्याग दीजिए, आप अनेक देवता को त्याग दीजिए और एक देवता सिंह बोंगा को स्वीकार कीजिए। ठीक, बिरसा जो विद्रोह हुआ था उसको महा उल गुलान के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ये बात आप इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। अब देखिए 1858 ईस्वी में जब बिरसा रिलीज होके बाहर निकले जेल से, उसके बाद में गया मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह करने का आदेश दे दिया और नारा क्या दिया गया, तो कटोंग बाबा कटोंग, साहेब कटोंग, रानी कटोंग। मतलब काटो बाबा काटो, किसको काटो, तो साहब को काटो, रानी को काटो, इसमें बोला गया। ठीक, इसके बाद पूरे छोटा नागपुर, मतलब यह विद्रोह जो है वो कहाँ हुआ है, तो छोटा नागपुर पहाड़ी में हुआ है, जो रांची क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र है। यह विद्रोह फैल गया। बाद में 3 फरवरी मोस्ट भी एग्जाम का पार्ट हो चुका है ये क्वेश्चन, तो 3 फरवरी 1900 ईस्वी में बिरसा को कैद कर लिया गया, जहाँ पे 30 मई को इनकी मृत्यु हो गई। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे जितनी चीज़ बताए हैं, बिरसा का जन्म 1875, कहाँ पे, तमाड़ थाना के चालकंद गांव में। ठीक है, बिरसा के गुरु पहले ईसाई धर्म को स्वीकार किया, बाद में आनंद पांडे के संपर्क में। बिरसा नैतिक आचरण, आत्मशुद्धता पर बल देते थे और एक ऐश्वर्यवाद को अपनाने पर ज़्यादा जोर देते थे। मतलब अब अनेकों देवता बोंगा को आप छोड़िए और सिंह बोंगा को अपनाइए, ये बात बोलते थे बिरसा आपको अंग्रेजों को लगान न देने की घोषणा किया, जिसके कारण 1895 ईस्वी में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन 1898 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती पर इनको छोड़ दिया गया। फिर गया मुंडा के नेतृत्व में बिरसा ने विद्रोह करने का आदेश दिया और विद्रोह शुरू हुआ और 3 फरवरी 1900 ईस्वी को इनको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, जहां हैजा के बीमारी के कारण 30 मई को इनकी मृत्यु हो गई। बिरसा विद्रोह जो है आपको कहाँ पे, तो छोटा नागपुर के पहाड़ी
रांची के आसपास में हुआ था। बिरसा को हम लोग धरती आबा के नाम से भी जानते हैं। यह विद्रोह जो हुआ, बिरसा विद्रोह, उसको दामन को नहीं, सॉरी दामन को तो संथाल विद्रोह ना है, इसको महा उल गुलान के नाम से भी जानते हैं, महान उल गुलान। तो ये आप लोग को याद रहेगा, बिरसा और संथाल दोनों याद रखिएगा, दोनों अनेकों बार एग्जाम के पार्ट बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट जब हम आएंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बिरसा आंदोलन को, जैसे यहाँ पे हम बताइए दिए हैं, बिरसा आंदोलन को महा उल गुलान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो आंदोलन है वो ताना भगत आंदोलन है, ये भी जनजातीय आंदोलन है। यह आंदोलन 1913-14 ईस्वी के मध्य जतरा भगत के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। मस्ट बीबीआई है, याद रखिएगा। ताना भगत आंदोलन जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? 1913-14 ईस्वी में। इस आंदोलन का स्वरूप पूर्वकालिक जनजातीय विद्रोह से कुछ भिन्न था और इसने राजनीतिक जागरण का अधिक स्पष्ट प्रभाव दिखा। यह आंदोलन कांग्रेस के कार्यक्रमों और गांधी जी के सिद्धांतों से प्रभावित था। इन्होंने ईसाई धर्म प्रचारकों का विरोध किया और खादी के उपयोग को लोकप्रिय बनाया, ये याद रखिएगा। ठीक, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए जाने के बाद ताना भगत आंदोलनकारियों ने भी इसमें भाग लिया, ये बात याद रखिएगा, बस हो गया इसमें। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश सत्ता को चुनौती। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कुछ टॉपिक, वो तो हेडलाइन है, उसको हटाइए, मेरे कॉपी का नोट है यहाँ पे। नेक्स्ट विद्रोह जो है जनजातीय विद्रोह के अलावा ये धार्मिक विद्रोह है। ये विद्रोह का नाम क्या है? तो वहाबी आंदोलन, मोस्ट बीबीआई है। ठीक, भारत में वहाबी आंदोलन का प्रवर्तक सैयद अहमद शहीद अथवा बरेलवी थे। ये मोस्ट बीबीआई है। तो वहाबी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुए हैं? तो सैयद अहमद शहीद या बरेली के नेतृत्व में। इनका जन्म जो है आपको 1786 ईस्वी में वर्तमान उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था। ये आप लाइन याद कर सकते हैं, या केवल रायबरेली याद रखिए। वहाबी आंदोलन के नेता याद रखिए, कौन? तो सैयद अहमद शाहिद या बरेली। ठीक, 1821 ईस्वी में पटना आए। ये सर्वप्रथम आपको 1821 ईस्वी में पटना है। यहाँ 4 खलीफा नियुक्त किया, मोहम्मद हुसैन, विलायत अली, इनायत अली, फरहत अली। आपको चारों नाम याद रहते ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हैं। ठीक, तो ये बस याद रखिएगा कि 1821 ईस्वी में ये पटना आए हैं पहली बार। 1831 ईस्वी में बालाकोट की लड़ाई में सिखों के खिलाफ लड़ते हुए ये मारे गए। ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए, इस लड़ाई में सिखों का सेनापति शेर सिंह था, याद रख सकते हैं रफली, शेर सिंह भी इम्पोर्टेंट है आपको। शेर सिंह राजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी हैं, जो पंजाब के राजा थे। राणा रणजीत सिंह की मृत्यु आपको 1839 में हो जाती है। ठीक, सैयद अहमद की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी तो दिल्ली के मोहम्मद, अब देखिए सैयद अहमद की मृत्यु हो गई तो उत्तराधिकारी किनको नियुक्त किया गया? तो नसरुद्दीन को नियुक्त किया गया दिल्ली के। किंतु आंदोलन का व्यापक नेतृत्व विलायत अली के हाथ में रहा। ये याद रखिएगा कि आंदोलन का व्यापक नेतृत्व सैयद अहमद के बाद में किनके हाथ में रहा? तो आपको विलायत अली के हाथ में रहा। ठीक, नेक्स्ट जो है तो वहाबी जो मर गए, सैयद अहमद मर गए, तो आपको नेतृत्व कौन किया? तो आपको मुख्य उत्तराधिकारी तो मोहम्मद नसरुद्दीन हुए, लेकिन नेतृत्व किया विलायत अली। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। वहाबी आंदोलन मूलतः मुस्लिम समाज में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन ने मुस्लिमों पर पड़ने वाले पश्चात प्रभाव का विरोध किया। यहाँ पे याद रखिएगा, ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक और धार्मिक सुधार करना, जिसमें मुसलमान पर पश्चिमी जो प्रभाव पड़ रहा है उसको रोकना। साथ ही भारत से ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति का प्रयास किया, ये याद रखिएगा। बाद में यह भी उद्देश्य हो गया कि भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म किया जाए और भारत को क्या किया जाए? एक मुस्लिम देश के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। ठीक, वहाबी आंदोलन के अनुयायी अपने को अटल अहले हदीजा कहते थे। लगभग 40 वर्षों 1828 से लेकर 68 तक पटना जो रहा वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा। तो सामाजिक और धार्मिक इनका उद्देश्य था। अंग्रेजों को मुक्त करना भी था। अंग्रेजों में मुस्लिम भारत में अंग्रेजी शासन को, बोले अंग्रेजी शासन कर रहे हैं, मुस्लिम शासन को फिर से वापस लाना था इनका उद्देश्य। ठीक, चलिए, तो इनका मुख्य केंद्र जो रहा 1828 से 68 तक, यही आंदोलन का काल रहा है, तो पटना रहा। मोस्ट भी है।
1863 ईस्वी में अम्बाला अभियान के पश्चात बिहार में बहावी आंदोलन का दमन प्रारंभ हो गया। ये आपको ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ बहावी का संघर्ष था। उसके बाद में अंग्रेज लोगों ने क्या किया, इनका दमन शुरू कर दिया। इस अभियान के क्रम में पटना के केंद्र में बहावी को मिलने वाले सहायता और सहयोग की जानकारी ब्रिटिश शासक को लग गई और 1865 ईस्वी में पटना में बहावियों पर राजद्रोह के मुकदमे चलाए गए और उनमें अनेक नेताओं को कारावास की सजा दी गई। बिहार में अहमदुल्ला, अब्दुल रहमान आदि को कलापानी की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया और उससे उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। तो इन लोगों का नाम याद मत रखिएगा, बस पटना केंद्र था। उद्देश्य क्या था, ठीक है। और इसके नेतृत्व कौन किए थे? प्रथम बार 1821 ईस्वी में सैयद अहमद आए थे। नेतृत्व सैयद अहमद बरेली किए थे। जन्म रायबरेली में उनका हुआ था। पटना की इनायत अली, विलायत अली आदि दो चार और नेता का नाम याद रखिएगा बस। और जो 1857 का विद्रोह हुआ था तो पटना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया था। चलिए आगे आता है हम लोग नोनिया विद्रोह। कौन सा विद्रोह देखेंगे? तो नोनिया विद्रोह कब हुआ था? 1770 से लेकर 1800 ईस्वी में। बिहार में सूर्य के आंदोलन का मुख्य केंद्र आपको हाजीपुर। अब देखिए नोनिया विद्रोह क्यों हुआ? तो ये आपको सूरा का उत्पादन जो कुछ खास जाति के लोग करते थे उन पे अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ गया, जिसके कारण से ये लोग विद्रोह कर दिया। कब किया था? तो 1770 से लेकर 1800 ईस्वी तक किया था। याद रखिएगा कब किया था? 1770 से लेकर 1800 ईस्वी तक किया था। बिहार में सूर्य के उत्पाद का मुख्य केंद्र हाजीपुर, वैशाली, सारण, तिरहुत और पूर्णिया रहा। सारण मुख्य केंद्र था, आपको पूर्णिया मुख्य केंद्र था। तो ये सब चारों नाम याद रखिएगा। जहाँ सूर्य की मिट्टी इकट्ठी करने और उससे बारूद बनाने का कार्य नोनिया लोग करते थे। सूरा वाला मिट्टी इकट्ठा करते थे और उससे बारूद बनाते थे ये लोग, ठीक। फलतः 1770 ईस्वी नोनिया का अंग्रेजों से टकराव हुआ। 1800 ईस्वी तक अंग्रेजों ने बलपूर्वक इनका दमन कर दिया गया, ठीक। तो इस प्रकार से बिहार में जो नोनिया विद्रोह हुआ थे हाजीपुर, वैशाली, सारण, तिरहुत और पूर्णिया में, वो अब खत्म हो गया, ठीक। लोटा विद्रोह जो है 1856 ईस्वी में हुआ था। इस विद्रोह में क्या था तो आपको कहानी समझाते हैं, ठीक। 1857 ईस्वी की क्रांति के कुछ ही समय पहले मुजफ्फरपुर के में अंग्रेजी राज के प्रति जनता में घोर असंतोष फैला हुआ था। यहाँ के प्रत्येक कैदी को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने निर्णय लिया कि पीतल के लोटे की जगह मिट्टी के बर्तन दिए जाएंगे, जिसका कैदियों ने कड़ा विद्रोह किया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और पुनः पीतल का लोटा देना पड़ा। इतिहास में इसे विद्रोह को लोटा विद्रोह के नाम से हम लोग जानते हैं। तो लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था बिहार में? आपको मुजफ्फरपुर में हुआ था। कैदियों ने किया था, क्यों? वो पीतल की लोटे को पुनः प्राप्ति के लिए, ठीक है। कब किया गया था? 1856 ईस्वी में किया था, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है आपको सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह जो है आपको 1770 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक। 1770 से और आगे चला है, लंबा काल रहा है, लेकिन उस परिणाम 1770 के आसपास हुआ है। यह विद्रोह मुख्यतः पूर्णिया में हुआ था, जिला में हुआ था। इन लोगों का गिरोह संगठित था। ये लोग साधु तथा भिक्षुओं के भेष में भ्रमण करते थे और मौका मिलते ही लूट मार करने लगते थे। इसके साथ साथ ही ये लोग छोटे बच्चों को उठा कर ले जाते थे। हेस्टिंग्स ने यह विद्रोह का दमन कर दिया, याद रखिए। वारेन हेस्टिंग्स जो आपको 1772 ईस्वी से लेकर 84 ईस्वी तक शासनकाल में रहा उसने इस विद्रोह का दमन कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे आपको 1857 की क्रांति और बिहार। ये आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल से नहीं जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। हम पूरा बिहार आपको पढ़ा देंगे, इतना अच्छा पढ़ा देंगे कि आपका एक भी नहीं कहेंगे 90% से ऊपर क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, इजीली बना लीजिएगा, बढ़िया से बना लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।